हेलो एवरीवन। तो आज हमारा रिवीजन डे 20 सीएफए लेवल 1 फिक्स्ड इनकम का। और आज का रीडिंग का नाम है मॉर्गेज बैंक सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट एंड मार्केट फीचर्स। ठीक है, आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि ये हमारा लास्ट रीडिंग है। तो हमने ये 20 दिनों के सफर में पूरा फिक्स्ड इनकम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अच्छे से रिवाइज भी किया, और जहां पे इंपॉर्टेंट था वहां पे फोकस देके हम लोगों ने टॉपिक भी समझा। तो अगर किसी का एक बार भी नहीं हुआ है फिक्स्ड इनकम, तो वो भी ये वीडियो रेफर्स कर सकते हैं, ताकि उनका कॉन्सेप्चुअल ग्रिप रहे और उनको क्लैरिटी रहे कि भैया फोकस कहाँ पे करना है और कहाँ पे टॉपिक को बस पढ़ते जाना है। ठीक है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये पहला रिवीजन सीरीज था जो हम लोगों ने पूरा फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड खत्म किया है। ठीक है, आगे और भी रिवीजन सीरीज आएंगे, और एज मैंने प्रॉमिस किया था, फिर हमारा सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी हम लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स एंड मार्केट फीचर्स। देखो, इसका भी जो फ्लो रहेगा ना वो प्रीवियस चैप्टर की तरह ही रहेगा। प्रीवियस चैप्टर क्या था? प्रीवियस चैप्टर था एसेट बैक्ड सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट एंड मार्केट फीचर्स। वहां पे हमने क्या देखा था? वी डिड अ डीप डाइव अबाउट एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, मतलब उसका क्रेडिट रिस्क कैसे है, उसको आप क्रेडिट रिस्क कम कैसे कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, उसमें आप स्ट्रक्चरल सबऑर्डिनेशन कैसे ला सकते हो। हमने बहुत सारे चीज देखे थे। सेम फ्लो रहेगा आपका मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में। खाली अपने को एक चीज दिमाग में रखना है कि मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज आर नथिंग, दे आर एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज ओनली, लेकिन जिसका अंडरलाइंग होम लोन का पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज क्या है अपने को पता है? दीज आर डेट सिक्योरिटीज बैक्ड बाय पूल ऑफ मॉर्गेजेस। मॉर्गेजेस अपने को पता है होम लोन, करेक्ट। allowing investors to profit from mortgage business without directly buying or selling home loans। ठीक है, मॉर्गेज पास थ्रू सिक्योरिटीज क्या होता है? दे रिप्रेजेंट अ क्लेम ऑन द कैश फ्लोज फ्रॉम अ पूल ऑफ मॉर्गेजेस नेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, द मॉर्गेजेस इज अ पूल टिपिकली हैव डिफरेंट मैच्योरिटीज एंड डिफरेंट मॉर्गेज रेट। ये क्या बोल रहा है कि भैया जो हम पैकेज बना रहे हैं ना, जो हम पैकेज बनाते हैं, हमने क्या बोला? होम लोन का पैकेज को, होम लोन का पैकेज को हम एक्चुअली बोलते हैं पूल ऑफ मॉर्गेजेस, करेक्ट। होम लोन का पैकेज को बोलते हैं पूल ऑफ मॉर्गेजेस। लेकिन अब ये होम लोन क्या है? हमारे पास एक होम लोन वन बोल सकते हैं जिसका मैच्योरिटी होगा 15 साल, और उस पे इंटरेस्ट होगा फॉर एग्जांपल 8%। सिमिलरली हम लोग का एक होम लोन टू हो सकता है जिसका मैच्योरिटी हो सकता है 20 साल, और उसका मे बी जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% हो सकता है। तो ये जो पैकेज है इसमें पहला बात, होम लोन का मैच्योरिटी भी अलग हो सकता है और उसका इंटरेस्ट रेट भी अलग हो सकता है, वही बात उसमें बोला गया है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा बोला नहीं गया है। द वेटेड एवरेज मैच्योरिटी of the pool is equal to the weighted average of the final maturity of all the mortgages in the pool, weighted by each mortgage outstanding principal balance as a proportion to the total principal value of all the mortgages in the pool। क्या बोला है यहाँ पे? हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज वेटेड एवरेज मैच्योरिटी। ये वेटेड एवरेज मैच्योरिटी अपने को याद रखना पड़ेगा कंसेप्चुअली, ऑल्दो अपने पढ़ रहे हैं मॉर्गेजेस में, बट ये अक्रॉस यूज होता है, ये कुछ नहीं है, ये ड्यूरेशन की तरह ही है। क्या है ये ड्यूरेशन की तरह ही है। इसका मतलब क्या है कि भैया मेरा प्रिंसिपल किस टाइम तक मेरे को मिल जाएगा वापस, मेरा प्रिंसिपल किस टाइम तक मेरे को वापस मिल जाएगा। अगर 10 लोन है और किसी का मेच्योरिटी 15 साल है, किसी का मेच्योरिटी 20 साल है, किसी का मेच्योरिटी 25 साल है, किसी का मेच्योरिटी 10 साल है, वेटेड एवरेज मेच्योरिटी बोलता है भाई हम सबका एक एवरेज निकालेंगे ताकि हम बोल सके कि मेरा पैकेज का क्या मेच्योरिटी होगा वो वेटेड। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, अगर मैं आपको पिक्टोरियली दिखाऊं तो इसमें क्या बोल रहा है?
HL1 का मैच्योरिटी है 15%, 15 साल, HL2 का मैच्योरिटी है 20। अगर लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द मैच्योरिटी ऑफ द होम लोन पैकेज, व्हाट इज द मैच्योरिटी ऑफ होम लोन पैकेज, तो आप क्या आंसर दोगे मेरे को बताओ। आप क्या आंसर दोगे मेरे को? होम लोन का पैकेज का मैच्योरिटी क्या है? होम लोन का पैकेज का मैच्योरिटी इज नथिंग बट वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज ऑफ 15 years एंड 20 years। अब आप बोलोगे भैया कि वेटेड एवरेज ऑफ 15 years एंड 20 years बोल दिया, लेकिन वेट क्या होगा? वेट होगा, द वेट will be equal to principal outstanding for the loan divided by total principal outstanding of package। समझ रहे हैं? ये होगा वेट, इसको वेटेड एवरेज करेंगे तो अपने को वेटेड एवरेज मैच्योरिटी ऑफ द पैकेज मिलेगा। समझ में आ रहा है बात? वही लिखा हुआ है, वेटेड एवरेज कूपन वही हो गया। पैकेज का क्या कूपन है? इट इज द pool the of the pool is the weighted average of interest rate of all the mortgages in the pool। सिंपली यहाँ पे देखो, एक का 8% है, एक का 7.5% है, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द कूपन फॉर द पैकेज। तो इसका आंसर भी सिंपल है, क्या होगा? वेटेड एवरेज ऑफ 8% एंड 7.5%। वेट क्या होगा? वेट यही होगा। समझ में आ रहा है? वेट क्या होगा? वेट यही होगा। ठीक है, ये हो गया अपना वेटेड एवरेज मैच्योरिटी एंड वेटेड एवरेज मैच्योरिटी एंड वेटेड एवरेज कूपन। क्या है? Investors in mortgage pass-through securities receive monthly cash flow generated by underlying pool of mortgages, less any servicing or guaranteeing insurance fees. The fees account for the fact that pass-through rates are less than WACC of the underlying mortgages। Basically क्या बोल रहा है कि भैया जो मंथली कैश फ्लो मेरे को पैकेज से आएगा वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा इन्वेस्टर्स को जो एमबीएस में इन्वेस्ट करके रखे, माइनस एडमिनिस्ट्रेशन फीस एंड माइनस थोड़ा मोड़ा खर्चा। सिंपल। अब क्या हुआ है ना, अब इसमें अपने थोड़ा डीप डाउन गए। कैसे गए? देखो, मॉर्गेजेस क्या होता है? मॉर्गेजेस बेसिकली होता है प्रॉपर्टी लोन। हम अभी तक इसको होम लोन बोल रहे थे, लेकिन लॉजिकली होता है प्रॉपर्टी लोन। हम लोग होम लोन क्यों बोल रहे थे? हम लोग होम लोन बोल रहे थे फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम अच्छे से समझे, ताकि हमारा दिमाग में फिटिंग हो। ठीक है, लेकिन मॉर्गेज होता है प्रॉपर्टी लोन। ठीक है, देखो अब प्रॉपर्टी लोन का क्या है ना, दो चीज के लिए हो सकता है। एक रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल मतलब घर, रहने के लिए। करेक्ट, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो रहने के लिए या बिजनेस करने के लिए खरीद सकते हो। करेक्ट, कमर्शियल। करेक्ट, फॉर बिजनेस पर्पसेस। अगर आप दोनों का लोन प्रोफाइल देखोगे ना, रेसिडेंशियल का लोन प्रोफाइल अलग होता है, बिजनेस का लोन प्रोफाइल अलग होता है। और ये कोई पर्टिकुलर कंट्री का बात नहीं है, ये अक्रॉस ग्लोब ऐसा ही होता है। रेसिडेंशियल का प्रोफाइल अलग, कमर्शियल का प्रोफाइल अलग। टिकट साइज हो गया, मेच्योरिटी हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, ये सब बहुत वैरी करता है डिपेंडिंग वेदर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हो या आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हो। ठीक है, तो क्या हुआ,
हमने प्रॉपर्टी लोन को भी दो में भाग कर दिया, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। अब क्या करेंगे ना, हम फर्दर डीप डाउन जाएंगे। मतलब हम क्या बोलेंगे कि जो पैकेज मैं क्रिएट कर रहा हूं ना, मैं खाली रेसिडेंशियल लोन्स का पैकेज क्रिएट करूंगा। ठीक है, जो मैंने रेसिडेंशियल लोन का पैकेज क्रिएट किया ना, उसको मैं बुलाऊंगा रेसिडेंशियल एमबीएस। समझे? जो मैंने रेसिडेंशियल का पैकेज क्रिएट किया उसको मैं बोलूंगा रेसिडेंशियल एमबीएस। और जो मैं बिजनेस लोन, बिजनेस पर्पस के लिए जिसने कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदा है उसका पैकेज करूंगा, उसको मैं बोलूंगा कमर्शियल एमबीएस। लॉजिक क्या है? लॉजिक बताता हूं। जो बॉन्ड्स इशू होंगे ना, उसका मैच्योरिटी अलग होगा, करेक्ट? कमर्शियल का मैच्योरिटी अलग होगा, सेम नहीं होगा, पहला। दूसरा, दोनों का कूपन रेट में अंतर होगा, करेक्ट? कूपन रेट में अंतर होगा। और तीसरा बात, क्रेडिट रिस्क भी अलग होगा। क्यों भैया? बिजनेस में डिफॉल्ट रेट हाई हो सकता है। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आदमी अपना बिजनेस के साथ मजाक कर सकता है, लेकिन यूजुअली आदमी अपना रहने का घर के साथ मजाक नहीं करता। समझ रहे हैं? तो क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल भी एकदम अलग हो जाता है। सिंस एक ही बकेट के अंदर दो डिफरेंट तरीके के लोन होते हैं, तो हम उसको भी बाइफरकेट कर देते हैं जब हम बॉन्ड्स इशू करना चाहते हैं उनके अगेंस्ट। एक हो गया रेसिडेंशियल एमबीएस, एक हो गया कमर्शियल एमबीएस। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ा जाए और समझा जाए क्या है। रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, कमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। रेसिडेंशियल वाला क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। A residential mortgage loan is a loan for which the collateral that underlies the loan is a residential real estate. Residential मतलब जहाँ पे रहना है, not for business, जहाँ पे रहना है। ये हमेशा याद रखना, रहना, रहना है। रेसिडेंशियल मतलब रहना है। ठीक है। कमर्शियल, commercial mortgage-backed securities are backed by pool of commercial mortgages on income-producing real estate, शॉपिंग सेंटर्स, ऑफिस बिल्डिंग, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। मतलब जहां पे बिजनेस है। ठीक है। कॉमन फीचर्स ऑफ रेसिडेंशियल मॉर्गेजेस: प्रीपेमेंट पेनल्टी, recourse नॉन recourse लोन्स। CMBs typically have fewer mortgages in collateral pool. CMBS देखो यहाँ पे क्या बोला, देखो CMBS have fewer mortgages in collateral pool। क्यों? क्योंकि टिकट साइज बड़ा होता है CMBS का। एक ऑफिस बिल्डिंग कैन कॉस्ट यू हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स, बट घर का एक लिमिटेशन है, इसीलिए यहाँ पे टिकट साइज बड़ा होता है, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज कम होते हैं। समझ रहे हैं हम? ठीक है। CMBS loans are repaid by real estate investors who in turn rely on tenants. Ratio analysis, ratio analysis of key ratios for credit risk of CMBS। देखो मैंने क्या बोला था, लोग एक बार बिजनेस के साथ मस्ती कर लेंगे, लेकिन लोग घर जिसमें रहते हैं उसके साथ मस्ती नहीं करेंगे। इसीलिए देखो जब हम CMBS की बात कर रहे हैं तो हम क्रेडिट रिस्क में फोकस कर रहे हैं, मतलब वी आर फोकसिंग ऑन द क्रेडिट रिस्क। ये बात समझो, जब हम CMBS की बात कर रहे हैं तो हम क्रेडिट रिस्क की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम RMBS की बात कर रहे थे तो वहां पे क्रेडिट रिस्क का कोई सेपरेट डिस्कशन था नहीं। ठीक है। क्या रेशियोज है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इसका मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम बाय डेट सर्विस। इसका मतलब क्या होता है कि भैया तुम्हारा ऑपरेटिंग इनकम वेदर इट्स एनफ टू सर्विस द डेट। समझे? और लोन टू वैल्यू रेशियो तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि भैया प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कितना लोन मिला है, 70%, 80%, 60%, 50%।
इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो बंदा लोन ले रहा है उसका इक्विटी, उसका इंटरेस्ट ये प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है। करेक्ट, हमने ये डिस्कस करा था, लोन टू वैल्यू रेशियो। ठीक है, two differences between CMBS and RMBS we discussed either are call protection and balloon maturity provision। क्या है देखते हैं कॉल प्रोटेक्शन। कॉल प्रोटेक्शन क्या है? कॉल प्रोटेक्शन इज इक्विवेलेंट टू प्रीपेमेंट प्रोटेक्शन। CMBS प्रोवाइड कॉल प्रोटेक्शन इन टू वेज। देखो हम लोगों ने एज सच कॉल नहीं पढ़ा है क्योंकि हम डेरिवेटिव नहीं किया है, ठीक है, लेकिन हम जब एम्बेडेड ऑप्शंस वाला चैप्टर कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था एम्बेडेड ऑप्शंस पे विद एम्बेडेड कॉल ऑप्शंस। क्या होता है? जल्दी मंगा लेना, पैसा दे देना। तो CMBS में तो ये हो सकता है भाई जिसने लोन लिया वो जल्दी पैसा दे दे रहा, भाई ले ले, पकड़ ले पैसा अपना, मेरे को मेरा प्रॉपर्टी वापस कर। अगर पैसा जल्दी आ गया तो इनकम, जो आपका स्पेशल पर्पस एंटिटी है उसका इनकम कम हो जाएगा, तो फिर वो इन्वेस्टर्स को कैसे देगा वो इनकम जो उसने प्रॉमिस करा है? तो वो एक रिस्क है इसके लिए, तो इसीलिए उसको कॉल प्रोटेक्शन रखना पड़ता है। ये लिखा है व्हाट आर द टू वेज। पहला लोन लेवल कॉल प्रोटेक्शन एंड कॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय CMBS स्ट्रक्चर। देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ क्रिएटिंग लोन लेवल कॉल प्रोटेक्शन। देखो ये क्या है लोन लेवल कॉल प्रोटेक्शन, ये वाला जो है ना पॉइंट MCQ प्रोन पॉइंट है, तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या लिखा है? प्रीपेमेंट लॉकआउट। नाम से पता चल रहा है कि भैया जब ये सब लोन में हम क्या करेंगे, हम प्रीपेमेंट अलाउ ही नहीं करेंगे कि भैया अगर 15 साल का लोन लिया है तो 5 साल के अंदर तो तू लोन पूरा रीपे कर ही नहीं सकता, चाहे तेरे पास जितने भी पैसे हो, तू लोन रीपे कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, वो ही होता है प्रीपेमेंट लॉकआउट। प्रीपेमेंट पेनल्टी पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि भाई ठीक है 5 साल तक तो तू नहीं पे कर सकता, लेकिन अगर तू नेक्स्ट 5 साल में पे कर रहा है, मतलब 10 साल में पे कर रहा है, तो मैं तेरे पे पेनल्टी मारूंगा। तेरे को एक फॉर एग्जाम्पल अगर तूने $100,000 का लोन लिया तो मैं तेरे से $110,000 लूंगा, मैं तेरे को पेनल्टी करूंगा। क्यों? क्योंकि तूने जल्दी पैसे दे रहा है मेरे को मेरे पैसे मेरे टाइम पे चाहिए, मेरे को जल्दी भी नहीं चाहिए, लेट भी नहीं चाहिए। ठीक है, डिफियंस। डिफियंस एक अच्छा है, डिफियंस एक फाइनेंशियल, मतलब ये दोनों तो कॉमन सेंस है। डिफियंस एक लॉजिकल फाइनेंशियल पॉइंट है। क्या है? द बोरोवर यूजेस पेमेंट इन एक्सेस ऑफ द शेड्यूल लोन पेमेंट to purchase a portfolio of government securities that is sufficient to make the remaining scheduled principal and interest payment on the loan. This protects the lender from prepayment and it allows the borrower to remove the lender's lien on the property should they wish to sell the property before the end of the mortgage term। समझ रहे? बेसिकली क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी को एक एसेट के साथ रिप्लेस कर देगा, वो प्रॉपर्टी को एक एसेट के साथ रिप्लेस कर देगा ताकि ना लेंडर को दिक्कत हो ना बोरोवर को मन में रहे कि यार ये प्रॉपर्टी मेरा नहीं है। ठीक है, टू क्रिएट अ CMBS लेवल कॉल प्रोटेक्शन लोन पुल्स कैन बी सब्जेक्ट टू सीक्वेंशियल पे ट्रांचिंग। हमने पढ़ा था ट्रांचिंग क्या होता है। Commercial mortgages are typically not fully amortized, meaning that at the end of their long term, some principal still remains that need to be paid. This is referred to as balloon payment. ठीक है, if the borrower is unable to arrange refinancing to make this payment, the borrower is in default. This is known as balloon risk। देखो इसमें क्या है, बेसिकली बोल रहे हैं ना, तो ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होता है ना, ये फुल एमोटाइजिंग नहीं होता। अब ये फुल एमोटाइजिंग क्या होता है गाइस? आज 20th क्लास में मैं आपको फुल एमोटाइजिंग नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये हमने 5th या 6th क्लास में कर लिया था जब हम टाइप्स ऑफ लोन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। फुल एमोटाइजिंग, पार्शियल एमोटाइजिंग, बुलेट स्ट्रक्चर, ये सब हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये होता है पार्शियल एमोटाइजिंग। करेक्ट। प्रीपेमेंट रिस्क, देखो नाम बता रहे प्रीपेमेंट रिस्क मतलब जल्दी पेमेंट आ जाना।
जल्दी पेमेंट आ जाना। तो देखो कितना झमेला वाला चीज है। देर से पैसा आया तो झमेला, जल्दी पैसा आ गया तो भी झमेला। क्यों? फिर इनकम नहीं होगा ना बॉस। देखो मैं ये बिजनेस में हूँ इनकम करने के लिए, ठीक है। मैं इनकम कब करूंगा? जब मुझे टाइम पे पैसा मिले। मेरे को जल्दी पैसा मिलने से भी लॉस है और मेरे को देर से पैसा मिलने में भी लॉस है, ठीक है। समझ रहे हैं? Prepayment refers to the principal repayment by mortgage borrower in excess of the scheduled principal repayment for amortizing loan. In pool of mortgages, some of the borrowers are likely to prepay, typically because they sell their home or refinance their mortgages. इसका मतलब क्या है कि भैया वो जो पैकेज हमने क्रिएट करा ना होम लोन का या प्रॉपर्टी लोन का, इफ आई हैव टू बी प्रिसाइज, उसमें क्या होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे एक्स्ट्रा होशियार जो जल्दी पैसा दे देंगे, ठीक है। अब कुछ भी रीजन हो सकता है उनका जल्दी पैसा दे देगा, या तो फिर उसने कहीं और से पैसा बोरो करके आपको दे दिया, या उसने घर बेच दिया और पैसा आपको दे दिया। जब ऐसा होता है तो आपके साथ क्या होता है ना, आपका एक्सपेक्टेड इनकम जो है वो आप मीट नहीं कर पाते। मतलब आपका एक्चुअल इनकम आपका एक्सपेक्टेड इनकम तक नहीं पहुंच पाता। आपने सोचा था मैं 5 रुपया कमाऊंगा, सिंस उसने प्रीपे कर दिया तो आप सब कुछ मिला मुलू के भी 4 रुपया कमा पा रहे हो। तो ये 1 रुपया का आपको लॉस नहीं है, लेकिन आपने सोचा था आप कमाओगे और आप नहीं कमा रहे, इट इज अ इमोशनल लॉस, ठीक है। उसी को बोलते हैं प्री पेमेंट रिस्क। यहाँ पे अनफेवरेबल इवेंट हुआ। इन अनफेवरेबल इवेंट क्या हुआ कि भैया मैं जितना सोचा था उतना नहीं कमा पा रहा, दैट इज अनफेवरेबल इवेंट, ठीक है। प्रीपेमेंट रिस्क कंप्राइज ऑफ एक्सटेंशन रिस्क एंड कॉन्ट्रैक्शन रिस्क। एक्सटेंशन रिस्क क्या होता है? द रिस्क दैट प्रीपेमेंट विल बी स्लोअर than expected, leading to MBS investor waiting longer than originally anticipated. Contraction risk that prepayment will be faster than expected, leading to cash flows arising sooner. मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एक्सटेंशन मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पैकेज में 100 लोग हैं और मैं अज्यूम कर रहा था कि 20 लोग जल्दी पैसा दे देंगे और खाली 10 लोगों ने जल्दी पैसा दिया, तो वो है एक्सटेंशन रिस्क। सिमिलरली अगर मेरे पास 100 लोग हैं, मैं सोच रहा हूँ 20 लोग जल्दी पैसा दे देंगे और 30 लोगों ने जल्दी पैसा दे दिया, तो दैट इज कॉन्ट्रैक्शन रिस्क। एक्सटेंशन रिस्क, कॉन्ट्रैक्शन रिस्क। तो अगर 100 लोग हैं पैकेज में, अगर मैं सोच रहा हूँ 20 लोग जल्दी पैसा दे देंगे और 20 लोगों ने जल्दी पैसा दिया, दैट इज अ बेस्ट केस सिनेरियो फॉर मी। अगर 10 लोगों ने जल्दी पैसा दिया तो मैं फंस जाऊंगा एक्सटेंशन रिस्क में। अगर 30 लोगों ने जल्दी पैसा दिया, मैं फंस जाऊंगा कॉन्ट्रैक्शन रिस्क में, ठीक है। A key driver of prepayment speeds is the prevailing level of interest rate. बहुत logical point. When interest rates decreases, borrower often refinance their mortgages at lower rate. क्या बोल रहा है कि भैया प्री पेमेंट रिस्क का ना सबसे बड़ा ड्राइवर होता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। इसका मतलब क्या? सपोज तुमने एक होम लोन लिया 9% के हिसाब से, ठीक है। अब मार्केट में क्या हुआ ना, मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर गया। मार्केट में अब इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7%। मतलब अब कोई लोन लेने जा रहा है मार्केट में तो उसको 7% में मिल जा रहा है, आप दे रहे हो 9%। आप क्या करोगे? बोलोगे यार छोड़, माथा पची हटाओ ना, आज मैंने बैंक ए से लोन लिया है, मैं कल को जाके बैंक बी से लोन ले लेता हूँ ये घर के ऊपर और पूरा पैसा चुका दूंगा बैंक ए का। तो मैंने बैंक बी से 7% में लोन लिया, बैंक ए का 9% वाला लोन चुका दिया, तो बैंक ए को तो प्री पेमेंट आ गया ना, विच बैंक डिड नॉट वांट। बैंक तो भाई बैठा था 9% कमा रहा था, बैंक तो खुश था आपसे, बैंक तो चाहता ही नहीं था कि आप जल्दी पैसा दो, बैंक तो आपसे 9% कमा रहा था। लेकिन आपने क्या किया? आपने कोई और बैंक गए, 7% में पैसा उठा के उसको 9% वाला दे दिया। बैंक तो दुखी होगा आपसे, ठीक है। This will cause the original higher rate mortgages to be repaid early,
इंक्रीजिंग प्रीपेमेंट स्पीड एंड लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्शन। ये जो एग्जाम्पल हमने अभी बोला, जो 7% या 9% वाला एग्जाम्पल बोला, वही है। समझ गए? One way to reapportion the prepayment risk inherent in the underlying mortgage pool is to use time tranching in the MBS structure. An MBS with time tranching will have different bond classes with different maturity. Contraction and extension risk still exist within the structure, but the risks are redistributed to some among the tranches. इसमें क्या बोल रहा है? कुछ नहीं है, सिंपल है यार। इसमें क्या बोल रहा है कि जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज आप इशू करोगे ना, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है। या आप बोलोगे कि मैं आज का दिन पे $10,000 का बॉन्ड इशू कर रहा हूं और 5 साल बाद सारे रिडीम कर दूंगा। ये हो गया केस 1। इस केस में प्रीपेमेंट रिस्क सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। इसने क्या बोला, भाई तू एक काम कर, तू ये मत कर, तू $10,000 का ही बॉन्ड इशू कर, लेकिन तू ये बोल कि 3 साल बाद मैं 3,000 करूंगा, ठीक है, 5 साल बाद मैं $5,000 करूंगा और 7 साल बाद में बचा हुआ 2,000 करूंगा। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया, दिस इज नोन एज टाइम ट्रांचिंग। दिस इज नोन एज टाइम ट्रांचिंग। अब इसमें क्या होगा, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि भैया कोई डेढ़ से आना है, वो पैसा जल्दी दे दिया। वो पैसा जल्दी दे दिया तो अच्छा ही है ना भाई, मैं इसको पे ऑफ कर दूंगा। या इसमें कोई सियाना किसी ने पैसा देर से दिया तो भाई मैं इसको पे ऑफ कर दूंगा, लेट से आया तो मेरे पास प्रीपेमेंट रिस्क को मैनेज करने का एक अपॉर्चुनिटी आएगा। समझ रहे हैं? चलो, अभी कमर्शियल में तो बहुत घुस गए, अभी देखते हैं आरएमबीएस। तो हमने क्या किया, पहले मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी को दो में तोड़ा, कमर्शियल और रेजिडेंशियल। कमर्शियल का डीप डाइव किया, अभी अपने आरएमबीएस रेजिडेंशियल का करेंगे। रेजिडेंशियल को भी दो में तोड़ा जा सकता है, एजेंसी या नॉन एजेंसी। देखते हैं क्या होता है। Agency RMBS, these are securities either guaranteed by the government or guaranteed by government sponsored enterprises, which are companies created by the government. Because the GSEs are technically distinct from the government, the securities guaranteed by GSEs do not carry full faith and credit of the government. Mortgages need to meet minimum underwriting standard to qualify as collateral for a agency RMBS. इसमें बेसिकली क्या बोल रहा है ना, देखो आपको पता होगा कि एक सिटी का डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा इनिशिएटिव लेता है। अपने को पता है एक सिटी का डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा इनिशिएटिव लेता है। वन ऑफ द इनिशिएटिव इज बिल्डिंग होम्स फॉर ऑल। अब घर बना रहा है, करेक्ट, लोगों को सब्सिडाइज रेट में घर दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहीं से लाना पड़ेगा ना। तो भाई पैसा इन्वेस्टर से उठाते हैं। हम लोग गारंटी करेंगे कि इन्वेस्टर को उसका पैसा मिलेगा, डेफिनेटली गारंटी करेंगे, लेकिन आज का डेट में तो पैसा उठा लेते हैं। और पैसा किसके अगेंस्ट उठाएंगे? ये घर के अगेंस्ट उठाएंगे, जिसके अगेंस्ट मेरे को पैसा आने वाला है। समझ रहे? नॉन एजेंसी आरएमबीएस, non-agency RMBS are issued by private entities such as bank and have no government or GSE guarantee. Non-agency RMBS typically include credit enhancement through external insurance, letter of credit, tranching and private. ये बेसिकली नॉर्मल है, नॉर्मल RMBS जो अपने सोच सकते हैं, जो अपने सोच सकते हैं फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जैसा अगर आपको याद हो, जब हम एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज कर रहे थे तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, CDOs, कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। यहाँ पे हम MBS पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कोलैटरलाइज्ड मॉर्गेज ऑब्लिगेशन। कुछ डिफरेंस नहीं है, नाम में अंतर है खाली। क्या है, पढ़ लेते हैं। CMOs are securities that are collateralized by pass through MBS and pool of mortgages। मतलब क्या, CMO में
जो पैकेज बनेगा उसमें मॉर्गेजेस भी हो सकता है और खुद एमबीएस भी हो सकता है। सीडीओ में हमने क्या बोला था, सीडीओ का जो पैकेज बनता है अंडरलाइन का, उसमें आपका लोन भी हो सकता है, उसमें कोई बॉन्ड भी हो सकता है, उसमें एबीएस भी हो सकता है। एबीएस के ऊपर एबीएस। सीएमओ में क्या कर रहे हैं, मॉर्गेज तो होगा ही लेकिन एमबीएस भी होगा, ठीक है। ईच सीएमओ हैज मल्टीपल बॉन्ड क्लासेस, सीएमओ ट्रांच जो हम ट्रांचिंग करते हैं, दैट हैव डिफरेंट एक्सपोजर टू प्रीपेमेंट रिस्क, ठीक है। कॉमन सीएमओ स्ट्रक्चर्स, sequential pay CMO मतलब principal payment for the collateral from the collateral flows to the tranches in a pre-specified order. Once the first tranche has been fully paid, principal from the underlying collateral will flow to the next. हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक waterfall structure, मतलब पानी पहले इधर आएगा, इधर को काम हो गया, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, हमने ये पढ़ा था, करेक्ट, waterfall structure। Z tranche क्या है, Z tranche? A Z tranche, also known as accrual or accreditation bond, is a CMO tranche that receives no interest payment during a specified accrual period. Instead, during the accrual period, the tranche accrues interest as extra principal. मतलब बेसिकली यहाँ पे जो अक्रूवल पीरियड है उसमें कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है और फिर उसके ऊपर एक और इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब कंपाउंडिंग हो रहा है आपका पैसा का। ये एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा अगर आपने बुक सब्सक्राइब किया तो। Principal only security. These securities will pay only principal from the collateral pool, hence they are effectively zero coupon securities. Interest only securities. These securities pay only interest from the collateral pool. Decreasing interest rate and interest prepayment speed harm interest only tranches, ठीक है। Floating rate tranches. These tranches will pay a coupon that is linked to variable market reference, often subject to cap and floor. Tranche can also be structured as inverse floaters where the coupon paid rises as the interest rate falls. Simple. Residual tranches. Residual tranche of CMO rank junior to all other tranches, similar to equity tranche in an ABS. मतलब जब सबको पैसे मिल जाएंगे तब तेरे को मिलेगा, सबको मिल गया अब तेरे को मिलेगा, उसको बोलते हैं रेसिडुअल ट्रांच, ठीक है। प्लान्ड एमोर्टाइजेशन क्लास एंड सपोर्ट ट्रांच क्या है, अब पैक ट्रांच, इसको बोलते हैं पैक ट्रांच। पैक क्यों, प्लान्ड एमोर्टाइजेशन क्लास, दिस इज पैक, ठीक है। इज स्ट्रक्चर टू मेक प्रेडिक्टेबल पेमेंट टू इन्वेस्टर एज लॉन्ग एज प्रीपेमेंट स्पीड रिमेन्स विद इन अ सर्टेन रेंज। मतलब क्या बोल रहा है कि भैया ये मेरा पूल है, ठीक है, दिस इज माई पूल, इसके अगेंस्ट एमबीएस इशू हुआ, सॉरी एमबीएस ले लो, या एमबीएस इशू हुआ, इसके अगेंस्ट सीएमओ इशू हुआ, ठीक है। सीएमओ के इन्वेस्टर्स है, सीएमओ के इन्वेस्टर्स, अब एक चीज समझो, सीएमओ के इन्वेस्टर्स इवेंचुअली किससे इंपैक्ट होंगे, इससे इंपैक्ट होंगे कि इससे इंपैक्ट होंगे। इवेंचुअल इंपैक्ट कहां से आएगा, अगर कोई बंदा ये फ्लो को समझ पा रहा है तो यही बोलेगा भाई इवेंचुअल इंपैक्ट तो इससे ही आएगा, पूल में हलचल हुआ और सारा फ्लो हिलेगा, तो पूल इज इम्पैक्टिंग, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या, पूल में प्रीपेमेंट रिस्क है, इसमें ये बोल रहा है कि ये जो सीएमओ का जो ट्रांच है, इन्वेस्टर सपोज एक ट्रांच पैक ट्रांच है, पैक ट्रांच है, सीएमओ का जो पैक ट्रांच है ना, उसमें आपका प्रीपेमेंट नॉर्मल रहेगा, सॉरी उसमें आपका पेमेंट नॉर्मल रहेगा अगर ये जो पूल का प्रीपेमेंट रिस्क है ना वो एक लेवल के अंदर मटेरियलाइज हुआ हो। मतलब अगर मैं सोच रहा था कि 100 में से 10 हो सकता है तो 100 में से 10 के अंदर ही है, अगर 100 में से 20 के ऊपर चला गया या 10 के ऊपर चला गया तो भैया इसका पेमेंट, ये जो पैक ट्रांच का पेमेंट है वो भी हिल जाएगा। कैसे हिलेगा देखते हैं। इफ प्री पेमेंट स्पीड इंक्रीजेस, देखो अगर इंक्रीज होता है क्या करेंगे, the support tranche receives the principal payment in excess of those of the specifically allocated to pack tranche। अगर प्रीपेमेंट स्पीड डिक्रीज होता है तो प्रिंसिपल रीपेमेंट टू द सपोर्ट ट्रांच आर curtailed so the scheduled pack can be made in such a way
both contraction and extraction risks are extension risks are reduced for pack tranche investor. ये एक important part है, this is important. पैक ट्रांच ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। पैक ट्रांच क्या होता है, मतलब एक लेवल के अंदर जब तक मेरा प्रीपेमेंट हो रहा है ना, मैं क्या करूंगा, मैं कुशन बना लूंगा तुम्हारा, जिसको मैं बोलूंगा सपोर्ट ट्रांच। जब तक एक लेवल के अंदर प्रीपेमेंट आ रहा है तब तक आपका ये कुशन सब कुछ अब्सॉर्ब कर लेगा, मतलब ये सपोर्ट ट्रांच सब कुछ आपके लिए अब्सॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर ये लेवल के ऊपर या नीचे आपका प्रीपेमेंट हुआ तब झमेला है। मतलब पैक ट्रांच में मैं क्या बोलूंगा, जब तक एक लेवल के अंदर मेरा प्रीपेमेंट है, मैं तुम्हारे लिए एक सपोर्ट रेडी कर देता हूँ, एक पिलो रेडी कर देता हूँ, एक कुशन रेडी कर देता हूँ, ठीक है, जो तुम्हारा प्रॉब्लम्स अपने सर ले लेगा। देखो हमने यही बोला लास्ट में, बोथ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन रिस्क आर रिड्यूस्ड फॉर पैक ट्रांच इन्वेस्टर्स। जब तक ये एक रेंज में, ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ना तुमको कोई एमसीक्यू आ जाएगा जिसमें बोलेगा कि वो रेंज से बाहर चला गया तो फिर सपोर्ट ट्रांच सपोर्ट दे पाएगा नहीं। अगर रेंज से बाहर चला गया तो सपोर्ट ट्रांच सपोर्ट नहीं दे पाएगा, रेंज के अंदर ही सपोर्ट ट्रांच सपोर्ट दे सकता है। क्लैरिटी हो गया, ठीक है। तो गाइस गुड न्यूज है, इसके साथ अपना पूरा फिक्स्ड इनकम खत्म, रिवीजन खत्म। हमारा ये जर्नी जो 20 दिन का था वो फाइनली खत्म हो गया आज। मैं होप करता हूं कि आपको क्लासेस इंटरेस्टिंग लगी होगी, ठीक है। और मैं आपको अर्ज करूंगा कि आप प्लीज साइमल्टेनियसली जब हम लोग ये कर रहे हैं, देखिए आपको अगर एक पैटर्न लगा होगा तो हमने 20 दिन लिया, मैं चाहता तो इसको 5 या 6 दिन में निपटा सकता था, या मैं चाहता तो इसको 2 दिन में निपटा देता, एक साथ 8-8 9-9 घंटे की वीडियो डाल के। लेकिन इससे आपका हेल्प नहीं होता, क्योंकि मैं 2 दिन में फिक्स्ड इनकम आपको पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो पढ़ के पास हो चुका हूँ, आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, तो आपको वो अब्सॉर्ब करने में टाइम लगेगा, ठीक है। इसीलिए हमने 20 दिन दिया, एंड 20 दिन फॉर अ सब्जेक्ट इज ओके, मतलब बहुत खराब वाला बात नहीं है, क्योंकि बिकॉज देयर विल बी सब्जेक्ट जिसको हम 2-2 3-3 दिन में उड़ाएंगे। तो अगर आपने फिक्स्ड इनकम को ज्यादा दे दिया कोई बुराई का बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है फिक्स्ड इनकम के साथ 2-3 और सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको अर्ज करूंगा कि यार अगर आपको पूरा कंसेप्चुअल ग्रिप अच्छे से चाहिए तो आप क्वेश्चन आंसर्स डेफिनेटली करो। मैंने इंश्योर करा है कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस आपको अच्छे दिए हैं, जो आपके रेलिवेंट क्वेश्चंस है मैंने सारे वो दिए। देखो अगर आप देखोगे पहला चैप्टर खाली 5 क्वेश्चन है, मेरे को अननेसेसरी आपको बॉक डाउन नहीं करना था क्वेश्चन में, जहां पे रिक्वायर्ड है। देखो ये जो तुम्हारा कॉर्पोरेट इशूअर वाला इसमें 6 क्वेश्चन है, कुछ कुछ जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिया, ऐसा नहीं कि थ्योरी क्वेश्चंस भर दिया है। देखो समझ रहे, तो मैंने ना बहुत रेलिवेंट पोर्शन इंश्योर करा है। देखो जहाँ पे टेबल का रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे टेबल से डिस्कशन करना है, वो सब कुछ है। तो ये बहुत लॉजिकली बनाया हुआ है, अननेसेसरी 1000-2000 क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं बनाए, ठीक है। और इसमें बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस है, एकदम इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस है, ठीक है। रेलिवेंट क्वेश्चंस दिए, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस दिए, मतलब मेरा तो बहुत कम ही बनाया हुआ क्वेश्चन है, मेजर इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर मेरे नहीं भी करना है तो इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व कर लो। लेकिन प्लीज जब आप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, ताकि आपका दिमाग खुले कि भैया क्वेश्चंस कैसे आता है। अब क्वेश्चंस जैसे आएगा मेरे को दिमाग में वैसे ही तो पढ़ना पड़ेगा ना, वैसे ही समझना पड़ेगा, समझे। तो चलो ये सफर हमारा खत्म रहा फिक्स्ड इनकम। नेक्स्ट हम जो चालू करेंगे इक्विटी, इक्विटी पूरा हम लोग निकालने वाले हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट रिवीजन में जो हमारा इक्विटी रहेगा। ओके बाय।